हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एम्पायर ऑफ नॉलेज में। आज मैं आपको क्लास 10th का जो बिहार बोर्ड है उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूं और जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो सारे ऑब्जेक्टिव्स कराऊंगा और टोटल मैं आपको 80 ऑब्जेक्टिव्स कराने वाला हूं इस वीडियो में। तो आप बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन और जो भी ऑब्जेक्टिव्स आपको कराए जाएंगे वो आपका 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें पूछे जाने की बहुत ज़्यादा चांस रहता है। तो आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और मैं जो भी ऑब्जेक्टिव का एक्सप्लेनेशन होगा मैं उसे करूँगा और हर एक ऑप्शन को मैं अच्छे से आपको बताते हुए चलूँगा। तो आप ध्यान से इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है वो है, इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है। तो जैविक संसाधन ऐसे संसाधन को बोलते हैं जिसमें क्या होता है, जीवों का अंश पाया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, जैविक संसाधन बोलते हैं। ऑप्शन ए है मछली, ऑप्शन बी है मिट्टी, ऑप्शन सी है पेड़, ऑप्शन डी है मानव। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, वो होगा मिट्टी। ऑप्शन बी सही उत्तर है, क्योंकि मछली में जीवों का अंश पाया जाता है, पेड़ में जीवों का अंश पाया जाता है, मानव में जीवों का अंश पाया जाता है, लेकिन मिट्टी में जीवों का अंश नहीं पाया जाता है। इसलिए क्या है, ये जैविक नहीं बल्कि अजैविक संसाधन है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितने प्रतिशत भूभाग वनाच्छादित रहना चाहिए। अकॉर्डिंग टू एनएफपी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। एनएफपी क्या होता है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। इसके अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग क्या होना चाहिए, वनाच्छादित होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है 15%, ऑप्शन बी है 33%, ऑप्शन सी है 30% और ऑप्शन डी है 45%। ये जो एनएफपी है इसकी शुरुआत हुई थी 1952 में। तो इसका बी जो आंसर है वो बिल्कुल ऑप्शन सही है, क्योंकि किसी भी भूभाग पर 33% भाग पर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। आपका जो अगला क्वेश्चन है, महानदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। महानदी पर कौन सा बांध बना हुआ। ऑप्शन ए है भाखड़ा नांगल, ऑप्शन बी है नागार्जुन सागर, ऑप्शन सी है हीराकुंड और ऑप्शन डी है रिहंद। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी हीराकुंड। महानदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, हीराकुंड बना हुआ है। और जो ये हीराकुंड है कहाँ पड़ता है, ये उड़ीसा में। हीराकुंड कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। और आपका जो चौथा क्वेश्चन है, टैक्सोल है मलेरिया की दवा है, कैंसर रोधी दवा है, या दर्द निवारक दवा है, या इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा कैंसर रोधी दवा। जो टैक्सोल है उसका उपयोग किया जाता है कैंसर रोधी दवा बनाने के लिए। और जो मलेरिया आपका है ना, मलेरिया की दवा किससे बनती है, कीनोन की। इसकी जो दवा बनती है वो कीनोन, इसको भी आप याद रखिएगा, ये भी पूछे जाने के चांस है। कीनोन से क्या बनता है, मलेरिया की दवा बनती है। आपका जो अगला क्वेश्चन है पांचवा, इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है ना, इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है। ऑप्शन ए है बॉक्साइट, ऑप्शन बी है क्रोमाइट, ऑप्शन सी ग्रेफाइट और ऑप्शन डी है निकिल। तो आपका जो 5 का सही आंसर वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, धात्विक खनिज नहीं है। बॉक्साइट धात्विक है, क्रोमाइट धात्विक है और निकल भी क्या है, धात्विक है। लेकिन जो ग्रेफाइट है वो धात्विक खनिज नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक अधात्विक खनिज, एक अधात्विक खनिज है। आपका जो छठा क्वेश्चन है वो है, इनमें से कौन टर्सरी कोयला भंडार क्षेत्र है। टर्सरी कोयला क्षेत्र कहाँ पे है। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी ही उड़ीसा और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए झारखंड, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कोयला पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, झारखंड में। और ये जो टर्सरी कोयला क्षेत्र है ये भी कहाँ पे है, झारखंड में है। और आपका बात करें मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाया जाता है, सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। और जंगल की दृष्टि से मध्य प्रदेश को भारत का फेफड़ा भी कहा जाता है। आपका जो अगला क्वेश्चन है, इसमें कौन परमाणु शक्ति का साधन नहीं है। ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी है मोनाजाइट, ऑप्शन डी है थोरियम। तो आपका जो 7 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी नहीं बल्कि ऑप्शन बी है ना, बॉक्साइट। परमाणु शक्ति के साधन कौन नहीं है, बॉक्साइट नहीं है। आपका 8वां जो क्वेश्चन है, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन ए में है
5, ऑप्शन बी में है 6, ऑप्शन सी में है 8 और ऑप्शन डी में है 9। तो आपके भारत के कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो आपका 8 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। टोटल 9 क्षेत्र में बांटा गया है डाक क्षेत्रों को। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, इनमें से कौन नदी असम में बाढ़ का कारण है? असम में कौन सी नदी के कारण बाढ़ आती है? ऑप्शन ए ब्यास, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी है ताप्ती, ऑप्शन डी है महानदी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने पहले ही बताया था और आपको पता होगा कि जो असम में बाढ़ आती है वो किस वजह से आती है? ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से आती है। और अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में बाढ़ जो आती है वो किस नदी के? कोसी नदी। कौन सी नदी है? कोसी नदी। बिहार में जो बाढ़ आने का मुख्य कारण है वो कोसी नदी है, जो कि उत्तरी बिहार में बाढ़ आती है। और असम में जो बाढ़ आती है वो ब्रह्मपुत्र नदी के कारण वहाँ पे बाढ़ आती है। आपका अगला क्वेश्चन है, जो तरुण भारत संघ NGO का संबंध किस राज्य से है? NGO का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका संबंध किससे है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? राजस्थान होगा। तरुण भारत संघ NGO जो है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ पे है इसका संबंध? तो राजस्थान से है। और राजस्थान में ही सबसे बड़ा सोलर पैनल भी बिठाया गया है सौर ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए और उससे बिजली उत्पादन के लिए। आपका जो 11वां क्वेश्चन है, इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में होता है? ऑप्शन ए है अभ्रक, ऑप्शन बी है मैग्नीज, ऑप्शन सी है बॉक्साइट और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में अभ्रक का भी इस्तेमाल किया जाता है, मैग्नीज का भी इस्तेमाल किया जाता है और बॉक्साइट का भी इस्तेमाल किया जाता है। आपका जो 12वां क्वेश्चन है, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना, जो इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो गया है, इसको VVI क्वेश्चन कर लीजिए, है ना। जो इंद्रपुरी जलाशय परियोजना है किस राज्य में है? ऑप्शन ए में मणिपुर, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है झारखंड। तो आपका जो 12 का सही उत्तर होगा वो होगा बिहार, है ना। आपका बिहार के कहाँ पे? बहुत सारे में बरौनी में, है ना। इंद्रपुरी जलाशय भी यहीं पे है और बिजली उत्पादन भी बिहार में की जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, असाधारण पौधों के लिए, है ना, असाधारण पौधों के लिए तैयार की गई सूची का नाम क्या है ना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो प्लांट्स होते हैं उसको किस सूची में रखा गया? ऑप्शन ए है ब्लू बुक, ऑप्शन बी है येलो बुक, ऑप्शन सी है ग्रीन बुक और ऑप्शन डी है रेड बुक। तो आपका ये 13 का आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, है ना। 13 का क्या हो जाएगा? डी होगा, क्योंकि जो भी असाधारण पौधे होते हैं या जो क्या बोलते हैं विलुप्त, जिसको क्या बोलते हैं, या विलुप्त जो प्राणी होते हैं, जो विलुप्त प्राणी हो चुके हैं या जो विलुप्त की कगार पे है, उनको किस में रखा जाता है? तो उन्हें रखा जाता है रेड डेटा बुक में। आपका जो 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है ना। इसमें पूछा गया है कौन सी रबी फसल नहीं है। तो ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी है चना, ऑप्शन सी है चावल और ऑप्शन डी है सरसों। तो दोस्तों इसमें से जो आपका 14 का वो सी क्या है? चावल रबी फसल नहीं है। गेहूं भी रबी फसल है, चना भी रबी फसल है और सरसों भी रबी फसल है। और आपका जो 15वां क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? ये क्वेश्चन को मोस्ट VVI कर लीजिए, मोस्ट VVI, क्योंकि हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? ऑप्शन ए है चूना पत्थर, ऑप्शन बी है कोयला, ऑप्शन सी है एल्युमिनियम और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो जो सीमेंट उद्योग है उसका जो कच्चा माल है वो क्या है? चूना पत्थर। आप में से बहुत बच्चों को ये आंसर पहले से पता होगा, है ना, कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर है। आपका जो अगला क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन, कोंकण रेलवे, जो कोंकण रेलवे परियोजना है उसका संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो आपका जो 16 का आंसर होगा वो क्या होगा? जो कोंकण रेल है महाराष्ट्र से भी गुजरती है, गोवा से भी गुजरती है और केरल से भी गुजरती है। इस वजह से 16 का जो आंसर क्या होगा? डी होगा, इनमें से सभी बिल्कुल सही जवाब है। आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, 1992 में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था? आपको मैंने पहले भी बताया था और आप में से बहुत बच्चों को पता होगा कि 1992 में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था। इसमें है जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, बी में है पृथ्वी शिखर सम्मेलन, सी में है जनसंख्या नियंत्रण सम्मेलन और डी में है आर्थिक विकास सम्मेलन। तो इसका जो सही उत्तर होगा 17 का वो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, है ना।
1992 में। 1992 में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1997 में, और तृतीय हुआ था 2002। मतलब अगर इसमें आप टाइम पीरियड देख लें तो इसमें कितना है? 5 साल का अंतर है। 5 साल पे हुआ था। प्रथम 1992 में, दूसरा 1997 में और तीसरा 2002 में। आपका जो 18वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी या लेटराइट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी या फिर लाल मिट्टी? तो आपका 18 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? सी, जलोढ़ मिट्टी, है ना। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है ना, इसको वीवीआई कर लीजिए। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आपका जो अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र, भारत में जो सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? शिव समुद्रम में है, मणिकरण में है, दार्जिलिंग में है और शिमला में है। तो आपका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? सी होगा, है ना। भारत में जो सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र लगाया था, कहाँ लगाया था? दार्जिलिंग में लगाया गया था। आपका जो अगला क्वेश्चन है, बिहार में 20वां क्वेश्चन, बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? उर्वरक कारखाना जो फर्टिलाइजर फैक्ट्री होती है ना, खाद वाद के, उसका कारखाना कहाँ है? ऑप्शन ए है पटना में, ऑप्शन बी है बांका में और ऑप्शन सी है बरौनी में और ऑप्शन डी है गया में। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, है ना। बरौनी में बहुत सारे कारखाने हैं, फर्टिलाइजर फैक्ट्री है, मतलब उर्वरक कारखाना है, बिजली भी उत्पादन बिहार के बरौनी में किया जाता है और कोयले का भी यहाँ पे उत्पादन होता है। तो अगला क्वेश्चन है 21वां आपका, निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे के लिए जिम्मेवार है? सूखा, इसका मतलब हो गया सूखा किस वजह से आती है? भूकंप के वजह से सूखा आती है, या बाढ़ के वजह से सूखा आता है, या वर्षा की कमी की वजह से सूखा आता है, या सुनामी की वजह से सूखा आता है? तो आपको पहले से पता होगा कि जब धीरे धीरे क्या होती है, वर्षा कम होने लगती है और बारिश जब ना के बराबर होने लगती है, तब क्या होती है? वर्षा की कमी के कारण क्या होता है? सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और जब वर्षा जब अधिक हो जाती है तो ये क्या हो जाता है? बाढ़ का कारण बन जाती है। वर्षा अधिक होने से बाढ़ हो जाती है और वर्षा की जब कमी होती है तो फिर क्या होता है? सुखाड़ आ जाती है ना, सूखे की जिम्मेवार अदा करेगा। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर, है ना, सरदार सरोवर जो कृत्रिम जलाशय है ना, आर्टिफिशियल, मतलब इंसान के द्वारा ये आर्टिफिशियल जो जलाशय है, कृत्रिम जलाशय, वो उसका संबंध कहाँ से है? नर्मदा नदी से या गंगा नदी से या दामोदर नदी से या सतलज नदी से? तो इसका संबंध कहाँ से दोस्तों? इसका संबंध है नर्मदा नदी से, है ना। नर्मदा नदी से क्या है? सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध है ना। सरदार सरोवर जलाशय कहाँ पे है? इसको बांध में बोल सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा हो ना सरदार कृत्रिम जलाशय, आप इसको बांध भी कह सकते हैं कि सरदार सरोवर बांध है किस नदी पर है या किस नदी से संबंध है, तब भी आंसर क्या होगा आपका? नर्मदा नदी से। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है 23 जून, देखिए ये क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि देखिए करंट अफेयर में है, बुक अभी अपडेट नहीं हुआ बहुत लंबे सालों से, लेकिन क्वेश्चन देखिए 2023 का पूछा है ना, कि 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया था? ऑप्शन ए है बुलबुल, ऑप्शन बी है बिपरजॉय, ऑप्शन सी है यास और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जून महीने में 2023 में जो आपका चक्रवात आया था उसका नाम था बिपरजॉय, क्योंकि बिपरजॉय का मतलब होता है सन्नाटा। बिपरजॉय का मतलब सन्नाटा नहीं होता है, बल्कि संकट या त्रासदी, संकट या त्रासदी, क्योंकि बंगाली में बिपरजॉय बोलते हैं और उसी को संकट या त्रासदी के नाम से जाना जाता है। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन हो गए आपके। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाले भूकंपीय तरंग कौन सा है ना। अर्थ पे पहुंचने वाले जो सबसे पहला, जो इसको सिस्मिक वेव भी बोलते हैं, या पृथ्वी पर पहुंचने वाला सबसे पहली तरंग कौन सा है? ऑप्शन ए में है प्राथमिक, ऑप्शन बी में है द्वितीयक और ऑप्शन सी में है एल, है ना, मतलब दीर्घ, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी पहुंचती है? प्राथमिक, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पी इसलिए दिया गया क्योंकि प्राइमरी, है ना, प्राइमरी। आपका अगला क्वेश्चन है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, देखिए इसको दो तरीकों से आप समझ सकते हैं। संचार का अगर लोकप्रिय साधन अभी वर्तमान में बोले तो आपका क्या होगा, है ना? ऑप्शन ए है सार्वजनिक टेलीफोन, ऑप्शन बी है मोबाइल, ऑप्शन सी है वॉकी टॉकी और ऑप्शन डी है रेडियो। तो अगर बात करें वर्तमान में तो ये हमारा मोबाइल सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में नहीं पूछा गया कि वर्तमान में संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। बुक के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय संसाधन है वो आपका कौन सा है? वो है आपका सार्वजनिक टेलीफोन, है ना, बुक के अकॉर्डिंग सार्वजनिक टेलीफोन। लेकिन अगर क्वेश्चन रहता है कि वर्तमान में संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है, तो आप क्या करते हैं? मोबाइल में टिक मारते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है 26,
कलकत्ता ऑपरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड कर्जन है ऑप्शन ए, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड रिपन। तो इसका जो सही जवाब है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा क्या किया गया था? 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था, जिसको बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई है ना? यूरोप जो महादेश है, यूरोप क्या है? एक महादेश है। ऑप्शन ए है फ्रांस से, ऑप्शन बी जर्मनी से, ऑप्शन सी रूस से, ऑप्शन डी है आपका इटली से। तो यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसका ऑप्शन ए फ्रांस से है ना, फ्रांस की क्रांति से ही। और फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में, 1789 में क्या हुआ था? फ्रांस की क्रांति हुई थी और इसी समय में क्या हुआ था? राष्ट्रवाद का जन्म हुआ था। कहाँ से? यूरोप में। फिर यूरोप के बाद फिर एशिया महादेश में आया और फिर आप पढ़े होंगे हिस्ट्री के क्लास 10 का जो हिस्ट्री है उसका चौथा चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद, फिर भारत में और फिर एशियाई बहुत सारे कंट्रियों में इसकी हुई थी। और अगर बात करें जर्मनी का, तो जर्मनी में क्या हुआ था? नाजीवाद की शुरुआत हुई थी। जर्मनी में क्या हुआ था? नाजीवाद की शुरुआत की गई थी हिटलर के द्वारा। और इटली में तो आपको मैंने बताया हुआ कि मेजनी, काउंट काबूर और गैरिबाल्डी। और रूस है ना, रूस में बताया था लेनिन के बारे में। अगला क्वेश्चन आपका है, राइन राज्य का या राइन संघ की स्थापना किसने की थी? राइन संघ, ऑप्शन ए बिस्मार्क, ऑप्शन बी नेपोलियन ने, ऑप्शन सी मेजनी ने, ऑप्शन डी है लेनिन ने, है ना। तो राइन संघ की स्थापना किसने करी थी? तो वो है आपका नेपोलियन, है ना, नेपोलियन बोनापार्ट। इन्होंने क्या किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था, या फिर राइन राज्य संघ बोल सकते हैं इसको। और क्या बोला जाता है? जर्मन राइन राज्य है ना, या जर्मन राइन संघ की स्थापना किसने करी? दोनों बोल सकते हैं आपका जो ऑप्शन 29 है, अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी? ये जो अप्रैल थीसिस है ना, अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी? तो ऑप्शन ए है रूसो, ऑप्शन बी है टॉल्स्टॉय, ऑप्शन सी है लेनिन और ऑप्शन डी है आपका कार्ल मार्क्स। तो अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी? तो अप्रैल थीसिस जो लिखा गया था वो दोस्तों लेनिन के द्वारा लिखा गया था ना। अप्रैल थीसिस लेनिन के द्वारा लिखा गया था। इसके द्वारा लेनिन के द्वारा क्या किया था? नेप, NEP है ना, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति। ये भी 1921 में लेनिन के द्वारा ही लागू किया गया था रूस में, है ना। NEP, नेप है ना, इसको क्या बोलते हैं? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति 1921 में। सेम अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कभी कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी? अगर बात करें भारत की, इसका क्या हो जाएगा? 1991 में। इसको आपको याद रखना है। अगला आपका जो क्वेश्चन है 30, खुदाई खिदमतगार है ना, क्वेश्चन है खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया था? सैयद अहमद खां, खान अब्दुल गफ्फार खां, KB हेडगेवार और राजा राम मोहन राय ने की थी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? खान अब्दुल गफ्फार खान, है ना। इसे सीमांत गांधी के भी नाम से जानते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी। इनको किस नाम से जानते हैं? सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान को। और KB हेडगेवार कौन है ना? RSS की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? KB हेडगेवार के द्वारा 1925 में। जब आगे आ गया तो मैं इसको पढ़ाऊंगा। अगला क्वेश्चन है, लाला हरदयाल ने इसमें से किसकी स्थापना करी थी? गदर पार्टी की, स्वराज पार्टी की, हिंदू सभा की या किसान सभा की? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, गदर पार्टी की। लाला हरदयाल ने किसकी स्थापना करी थी? गदर पार्टी की। अगला क्वेश्चन है, साम्यवादी गुट का नेता अगुवा कौन था? साम्यवादी गुट का अगुवा कौन था? अमेरिका था, सोवियत संघ था, ब्रिटेन था या चीन था? तो आपका जो इसका अगुवाई किया था वो कौन किया था? वो सोवियत संघ किया था। अगला क्वेश्चन है 33, इनमें से क्या मार्टिन लूथर की कृति है? इनमें से मार्टिन लूथर के द्वारा क्या लिखी गई थी? ऑप्शन ए है अप्रैल थीसिस, ऑप्शन बी है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ऑप्शन सी है 95 थीसिस और ऑप्शन डी है कॉमनवेल्थ। तो इसको लिखने वाले कौन थे? इसका सही उत्तर होगा 95 थीसिस, है ना, 95 थीसिस, है ना। 95 थीसिस किसने लिखा था? तो वो लिखा था मार्टिन लूथर किंग ने। आपका 34 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? ऐसे कहा जाता है कि भारत का जो पहला अखबार था वो बंगाल गजट ही था। और बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? जेम्स हिक्की है, मदन मोहन मालवीय है, रविन्द्रनाथ टैगोर है और ईश्वर चंद्र विद्यासागर है। तो उसका जो प्रकाशन किया था वो किसने किया था? जेम्स हिक्की ने, है ना। बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर का तो इन्होंने क्या किया था? जनगण मन लिखा था ना। अगला क्वेश्चन है, यूनान इनमें से किस देश के अधीन था? ऑस्ट्रिया के अधीन था,
या फिर फ्रांस का अधीन था, ब्रिटेन का अधीन था, या तुर्की का अधीन था, है ना। 35 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। फ्रांस किसके अधीन था, तो फ्रांस था, सॉरी यूनान में से किस देश के अधीन था, तो फ्रांस के अधीन था यूनान। यूनान जो कंट्री है ये फ्रांस के अधीन था। 36 है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था, साबरमती या फिर सूरत, दांडी, या ऑप्शन डी में है चंपारण। तो उन्होंने कौन सा स्थान चुना था, तो उन्होंने चुना था दांडी से। आपको पता होगा महात्मा गांधी, है ना, 1930 में दांडी से ही निकले थे, है ना। दांडी से निकल के कहाँ पहुँचे थे, ये दांडी क्या बोलते हैं, साबरमती आश्रम से निकले थे, और साबरमती आश्रम से निकल के कहाँ पहुँचे थे, दांडी पहुँचे थे। आपका जो अगला क्वेश्चन है, समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है दास कैपिटल, ऑप्शन बी है अप्रैल थीसिस, ऑप्शन सी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और ऑप्शन डी है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है, तो समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है दास कैपिटल को, है ना, जिसकी रचना किसने की थी, कार्ल मार्क्स ने। किसने की थी, कार्ल मार्क्स। कब किया था, तो 1867 में, है ना। कार्ल मार्क्स ने क्या किया था, दास कैपिटल की रचना किया था 1867 ईस्वी में। और आपका जो अगला क्वेश्चन है, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, है ना, सिंगापुर का उदय कब हुआ था। मतलब एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय कब हो गया, 1945 में, 1965 में, 1975 में, या 1955 में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, 1965 में क्या हुआ था, सिंगापुर का उदय हुआ था, या सिंगापुर क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। आपका जो 39 नंबर क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। जो वियना कांग्रेस हुआ था, है ना, उसमें कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था, ब्रिटेन, जर्मनी, रूस, या फ्रांस। तो इसमें कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था, तो जर्मनी इसमें शामिल बिल्कुल भी नहीं हुआ था। आपका जो 40 नंबर क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पीवीआई है। ऐसे आपको सारे क्वेश्चन याद करने हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक, है ना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी थी, एम.एन. रॉय ने, सुभाष चंद्र बोस ने, लाला हरदयाल ने, या चित्तरंजन दास ने। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा सुभाष चंद्र बोस, है ना। सुभाष चंद्र बोस ने क्या करी थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। और ये फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना कहाँ की गई थी, तो दोस्तों ये सिंगापुर में की गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कहाँ की गई थी, सिंगापुर में। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो दोस्तों फिर हम लोग मिलते हैं। इसका जो दूसरा पार्ट होगा, बाकी 40 से 41 से लेकर 80 तक का जो क्वेश्चन होगा हम लोग कल पढ़ेंगे, और कल के वीडियो में वो आपको मिल जाएगा। इसी तरह से एक्सप्लेनेशन के साथ आप हमारे साथ बने रहिए, और इस तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर जरूर दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो या कोई भी क्वेश्चन आंसर करा जाए तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।